नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। वार पावर्स एक्ट यानी कि 60 दिन के भीतर अगर आप युद्ध डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपको कांग्रेशियल अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उस वजह से शायद अब 1 मई के बाद से अमेरिका ने अघोषित युद्ध विराम कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस की अप्रूवल नहीं है। इस वॉर को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वॉर पावर्स एक्ट क्लियरली ये स्टेट करता है अमेरिकन लॉ के हिसाब से। ऐसे में नई वैश्विक स्थितियां, जो आर्थिक संकट है, जो वैश्विक स्थिति है, ट्रेड रूट्स हैं, उनके बारे में क्या होगा। चाइना की भी खबर आई कल, उन्होंने टैरिफ फ्री कर दिया 53 अफ्रीकन कंट्रीज को, जो कि पहले 33 कंट्रीज थे, लो डेवलपमेंट कंट्री थे, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज थे, उनको 53 कर दिया है, एक्सेप्ट एस्टोनिया, क्योंकि एस्वातिनी क्योंकि वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है अंटिल अप्रैल 2028। ये इसमें फूड प्रोसेसिंग आइटम्स, कोकोआ, कॉफी, एवोकाडो, सिट्रस फ्रूट, वाइन, सेसमी, टोबैको, स्पाइसेस, यानी कि 8 से 30% जिन चीजों पे टैरिफ था उस पे अब टैरिफ फ्री कर दिया है। इस पर चर्चा करने के लिए और ये जो वॉर पावर एक्ट के तहत अब नए क्या रूट्स बनेंगे, क्या नई वैश्विक शक्तियां बनेंगी, क्या नए ट्रेड रूट्स बनेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। आप जब भी आते हैं कोई धमाकेदार खबर लेके आते हैं, तो वैश्विक दृष्टि से वॉर अब किस स्टेज पर है और उसके बाद के जो अब आर्थिक संकट हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, उनके बारे में बताइए। सुबह कोई मैसेज आया था कि किसी बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट ने अमेरिका के ट्रंप के नजदीक ने उसने अपना नाम नहीं देने के शर्त पे फॉरेन चैनल्स को बताया कि भाई टेक्निकली द वॉर इज ओवर, क्योंकि यू प्रेसिडेंट हैज परमिशन टू गो टू वॉर विदाउट द कांग्रेस अप्रूवल ओनली फॉर 60 डेज। अब वो 1 मई को 60 डेज पूरे हो गए, तो ऑफिशियली जब तक वो नहीं जाएगा तो टेक्निकली दिस वॉर इज डिक्लेयर्ड क्लोज। अब या तो ट्रंप उसकी राह देख रहा होगा कि भाई बड़ी इज्जत से मेरे को कांग्रेस ने अप्रूवल नहीं दिया तो मैंने लड़ाई बंद कर दी, एक सीधा सा ये रीजन है। अब दूसरा जो टेक्निकली वो देख रहे हैं कि जिस हिसाब से अब वो ही हैज टू फाइट विद 3 फ्रंट्स, वो हुती से भी लड़ रहा है, वो हमास से भी लड़ रहा है, और अभी सुबह एक मैसेज ऐसा भी आया कि भाई ये कहीं जा रहा था नेतन्याहू और बेन गुरियन एयरपोर्ट पे हुतियों ने अपना हमास ने बहुत ही भयंकर अटैक कर दिया जिसमें वो इंजर्ड हो गया है। तो उसको पता है कि भाई विद इन द विसिनिटी ये बैठे हुए हैं और हमास वेल इक्विप्ड हो गया है, तो एक फ्रंट वहां से भी दिक्कत आ रही है। अब इन्हें जितनी भी धमकियां दी थी इसने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद तो कर दिया। मैं ईरान ने कहीं नहीं बोला है कि मैंने बंद करा है, तुमने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो वो तो जो अपने हिसाब से जो शिपें भेज रहा है वो अपनी बिल्कुल, यहाँ से आप देखिए कि बंदर अब्बास से निकल के विद इन 22 नॉटिकल माइल्स विच इज अ टेरिटोरियल वाटर ऑफ ए कंट्री, तो वहां से निकल के वो पाकिस्तान के पानी में जाता है, पाकिस्तान से पानी में निकल के वो गुजरात के वाटर्स में आ जाता है। तो टेक्निकली शिप्स निकल रही हैं, आ रही हैं, उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूएसए कैन फायर ओवर ए वेसल ओनली व्हेन इट इज इनटू द इंटरनेशनल वाटर्स। ये हो नहीं रहा है। तो ईरान ने मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अच्छे से चेस गेम सेट कर दिए कि जैसे तुम एक मूव करोगे मैं 2 मूव कर दूंगा। तो एक ये हो गया है। अब इसमें एक नया डेवलपमेंट ये हो गया कि जिसने भी अरेंजमेंट किया, पॉसिबली रशिया एंड चाइना वुड हैव प्रेशराइज चाइना, तो इसने ईरान के साथ अपनी 900 किलोमीटर की लैंड बॉर्डर में 6 चेक पॉइंट खोल दिए। नाउ दैट इज फ्री टू फॉर द मोमेंट। एक ग्वादर से गबद है और पोर्ट कासिम से गबद है, ये 3 लाइंस खुली है। फिर एक आपका पोर्ट कासिम से तफ्तन है, वहां पे भी 3 चेक पोस्ट है, वो भी खोल दिए, टोटल 6। अब ये क्या हो रहा है कि माल अब ईरान से आ जाएगा ग्वादर पोर्ट पे, चाइना से ईरान की रेलवे लाइंस ऑलरेडी ऑन है, तो ये आप देखिए कि पार होके जैसे ही आ जाता है तो नाउ एडवांटेज ग्वादर पोर्ट कम्स अप। अब इसमें और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट समझ में आया, मैं कुछ ये कंट्री क्राफ्ट जो होते हैं जो लकड़ियों से बनते हैं, उनकी कैपेसिटियां अभी बड़े बड़े हो गए हैं, दैट इज 2000 टन। तो ये जो शिप्स जा रही थी, तो मैंने इनको बोला कि जब आप लोग धंधा कर रहे हो, क्योंकि ये ग्वादर से निकल के सीधा ही ओमान तक जाती हैं, एडन तक जाती हैं, फिर ये अफ्रीका में केनिया, तंजानिया, ये सब रूट्स पे वो चल ही रहे थे। तो इन्होंने कहा जब से भी वॉर शुरू हुई है हम लोगों के छोटे जहाजों को कोई परेशान नहीं करता है। ही टोल्ड मी अ वेरी यूनिक थिंग विच वाज एस्टोनिशिंग, कि बोलता है ये माना जाता है कि लकड़ी के जहाज जो हैं वो उनको कश्तियां बोलते हैं जी। 5000 साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती बनी हुई थी, जिसमें उनको पता था कि एक सुनामी आएगी 40 दिन तक। हाँ, इसमें आप देखिए, इसमें ये कार्स भी लेके जा रहे हैं अभी। तो ये जो कश्ती है, ये आपके कयामत के दिन जो इस कश्ती पे होंगे वही बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे।
तो ये जो इनका बिलीफ है उसमें कोई भी मुस्लिम कंट्री इनके ये डोज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उस पर अटैक नहीं करते, ऑन द कॉन्ट्ररी दे गिव देम द पैसेज टू गो। तो ये सारे इतने डिफिकल्ट माहौल में भी बहुत अच्छा धंधा इनका डोज का खुल गया और वो वहां से ग्वादर से चल के अपने अफ्रीका में धंधा कर रहे हैं। मतलब फूड आइटम्स और जो छोटी छोटी आइटम्स हैं, अब इसमें कंटेनराइज्ड रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स भी जा रहे हैं, इनकी कैपेसिटी बड़ी हो गई है। तो ये जो एक रिलीजियस एडवांटेज था उसमें काफी कुछ सप्लाईज ऑन रहे। बाकी जो आपकी तकलीफ रही वो आपकी बड़ी बड़ी वीएलसीसी टैंकर्स वगैरह जो नहीं जा पाए उसी में था, उसका भी रास्ता ईरान ने निकाल दिया। तो एक ये बॉर्डरों का खुल जाना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बाईपास कर देना। अब देखिए यूएई और सऊदी अरेबिया ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। अभी सऊदी अरेबिया के किंग ने ऑफिशियली स्टेटमेंट कर दिया एमबीजेड ने कि भाई मैं अब्राहम एकॉर्ड के सारे मुद्दे अब मानने को तैयार नहीं हूं और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि भाई आपका पैलेस्टाइन का इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता है। मतलब ऑफिशियली अब्राहम एकॉर्ड इज नाउ ओवर। अब इजराइल का कोई सह रहेगा नहीं, दे कैन रिएक्ट। आज से 20 साल पहले ओपेक में बनाने के बाद अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को एक बार बेवकूफ बना दिया था कि उसको रशिया की जब इकोनॉमी खत्म करनी थी तो इसने बोल दिया कि आप रेट गिरा दो। रेट गिराने से 33% रूबेल का रेट गिर गया और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी। इस वक्त बिकॉज सऊदी अरेबिया इज नाउ नॉट ट्राइंग टू हेल्प देम आउट लाइक दिस, तो उसने दुबई पे प्रेशराइज किया। तो दुबई ने बहुत ही एक ट्रम्प कार्ड खेल लिया कि मैं तो ओपेक से ही बाहर हो जा रहा हूं, अब देयर इज नो प्रेशर ऑन इट। ओपेक में बाहर हो जाने से इसको और एक एडवांटेज हुआ कि जो वो वेस्ट ईस्ट की जो अबू धाबी से फुजेरा की जो लाइन चल रही है उसमें 1.5 लाख बैरल्स पर डे के डिलीवरी की कैपेसिटी है। नाउ दैट विल बी केप्ट ऑन, क्योंकि वो ईरान ने नहीं रोका है तो अमेरिकन एरिया के बाहर वो आ जाता है और वहां से ही वो अगर ओमान के सी से अगर वो डील कर रहा है तो यूएई वांट्स द मनी। अब ओपेक में निकलने के बाद उसके ऊपर जो 3.5 लाख बैरल पर डे का कोटा था वो निकल गया। नाउ ही इज एक्सपेंडिंग इट टू 5 लाख बैरल्स पर डे। तो अब ये सबकी समझ में आ गया है कि अपनी इकोनॉमी को जितना जल्दी रिवाइव कर सकते हैं वो करेंगे। वो एक ही चीज से होगा कि अमेरिकन की क्लच से हम लोग बाहर आ जाए। तो इनको समझ में आ गया है कि भाई ओपेक वाज आल्सो अ ड्रामा टू कर्टेल आवर प्रोडक्शन। भाई ऑयल इनका है, बेच ये रहे हैं। एक तो आपने पेट्रो डॉलर का किया था वो 25 में खत्म हो गया। नाउ सऊदी अरेबिया इज एडमेंट कि भाई मैं तो हर करेंसी में बेचूंगा, तो पेट्रो डॉलर पे प्रेशर आ रहा है। ऊपर से ये आपका वॉर का जो सिचुएशन है उसमें तुम हर पैमाने पे मार खाते चले जा रहे हो। हाउ फार विल बी दे एबल टू कैरी। तो ये सारे जो फैक्टर्स शुरू हुए उसमें रशिया, चाइना एंड ईरान है स्मार्टली मूव्ड अप। तो ये होगा कि एशिया की मूवमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो टैरिफ कर देने से चाइना का 1 मई से 140 करोड़ की बाजार अफ्रीका के लिए खुल गई। अफ्रीका में चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके वहां पे जो इनका लोकल प्रोडक्शन था उसको उन्होंने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है। तो ये होगा कि अब अफ्रीकन मार्केट में प्रोड्यूस भी चाइना ही करेगा और बेचेगा भी वर्ल्ड में वही, और मार्केट भी उसका खुल गया है। तो एग्रीकल्चर मार्केट भी खुल गया उसका। तो डी-डॉलराइजेशन का विरोध करने में ये होगा कि ये सारे इकट्ठे हो गए और हम लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं अमेरिका को भला होने में, तो सबसे बड़ा नुकसान भी शायद हम लोग ही भुगतेंगे। तो वी विल हैव टू नाउ सी कि अभी हमारे पास कौन सा एक स्टेप रहता है। अगर अमेरिका इसमें से विड्रॉ कर लेता है, इजराइल का क्या होगा भविष्य पता नहीं है। जिस दिन अभी जैसे उसका कोऑर्डिनेशन गल्फ से भी निपट गया है, तो हाउ फार विल बी एबल टू इजराइल सस्टेन दिस, और ये अपनी मनमानी कर पाएगा। अमेरिका का सपोर्ट निकल जाने के बाद पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही फास्ट चेंज हो रहा है। और बिजनेस सिस्टम्स में अमेरिका को जो था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन बंद करेंगे या ईरान का सप्लाई बंद कर देंगे, वेनेजुएला पे हमने कंट्रोल ले लिया है, तो वो सारे मैथमेटिक्स अब उसके फेल होते चले जा रहे हैं एंड होल थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। आप देखिए यूरोपियन यूनियन ने बहुत स्मार्टली, आपके नेटो वालों ने निकल के अपना अरेंजमेंट कर लिया है कि भाई उसको समझाया जाए जेलेंस्की को और गैस की पाइपलाइन चालू करी जाए। हंगरी में बहुत स्मार्टली उन्होंने रेजिम चेंज करवा दिया, वहां से उनकी और एक गैस लाइन भी चलेगी जो हमने आगे डिस्कस किया। तो अगर गैस लाइन सपोर्ट आ रही है नेटो में और वो अपना इकोनॉमी स्टेबल कर रहे हैं, गल्फ अपना इकोनॉमी स्टेबल कर रहा है आफ्टर डिस्कार्डिंग अब्राहम एकॉर्ड एंड ओपेक बोथ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है टर्की में, और टर्की हैज नाउ कम आउट इन ओपन कि अब वो नेटो के साथ ज्यादा नहीं रहेगा। सो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड दे आर चेंजिंग वेरी फास्ट। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि अभी जो इकोनॉमिकल एडवांटेज आ रहे हैं उसमें वेदर आर वी गोइंग टू रियली डू। अगर हमने चाबार पोर्ट पे अपना सपोर्ट नहीं छोड़ा होता, हमने कॉम्प्रोमाइज करके या हम लोगों ने अपनी दम पे कर लिया होता, अमेरिका शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू डिसाइड कि हम चाबार पोर्ट को ऑपरेट करें या न करें,
तो आज ये सारा एडवांटेज इंडिया के पास होता, क्योंकि ग्वादर से भी चाबार पोर्ट 80 माइल्स शॉर्ट होता है डिस्टेंस में। जी, आपने वो जो मैप भेजा था, मैं वो मैप फिर से दिखा देता हूँ। इसमें जो लाइंस आप बता रहे हैं, गवादर से गबाट की लाइन, पोर्ट कासिम से लायरी होते हुए पसनी और गबाट की लाइन, पोर्ट कासिम से खुजदर होते हुए ताफ्तान की लाइन, और गवादर से ताफ्तान की लाइन, गवादर से लायरी खुजदर होते हुए नौकुंदी की लाइन, और पोर्ट कासिम से गवादर गबाट की लाइन। ये सारी लाइनें खुल गई हैं, क्योंकि इस मैप में देखा जा सकता है कि गवादर पोर्ट और चाबार पोर्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सिमिलर अगर चाबार पोर्ट में हम लोग होते तो नॉर्थ ईस्ट जो पाइपलाइन थी जिसमें भारत को एक एडवांटेज होता, वो एडवांटेज हम लोग गेन कर लेते और एक्सेस गेन कर लेते सेंट्रल एशिया और बाकी कंट्रीज का, पर हमने वो अवॉइड किया। और अमेरिका का जो अप्रैल 2026 में सैंक्शन वेवर्स खत्म होने थे, उससे पहले ही हमने चाबार से एग्जिट कर लिया। हालांकि वो प्रेशर भारत के ऊपर ट्रम्प साहब का था कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी का था या किसी और चीज का था, इसको तो हम नहीं बता सकते, पर जरूर ये बता सकते हैं कि चाबार अब वापस भारत के पास आना मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं हो सकता, पर मुश्किल तो जरूर है। दूसरी बात जो हम चाइना की कर रहे हैं, जिसमें 53 अफ्रीकन नेशंस को उन्होंने टैरिफ फ्री कर दिया है, जिसमें 53 कंट्रीज में अब ट्रेड फ्री मूवमेंट होगी एग्री प्रोसीड्स की। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वैल्यू गुड्स बना सकते हैं। तो दिस विल सपोर्ट अफ्रीकन प्रोडक्शन और चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीकन कंट्रीज, विच मीन्स कि ज्यादा एफडीआई आएगी, ज्यादा टेक ट्रांसफर होगा, ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ज्यादा फैक्ट्री स्किल सेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। अफ्रीका का एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है, इट कुड ऑल्सो मीट यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड्स। तो ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है जो अब चाइना की मदद से बन रहा है, क्या ये भारत के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, यूरोपियन यूनियन जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसको क्या ये चैलेंज करता है? पहली बात। और दूसरी बात, जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें हमारे इंपोर्ट में टैरिफ कम कर दिए गए हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स के हों, केमिकल्स के हों, मशीनरी के हों, ऑटो कार्स के हों। हमारा डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया का टाइगर था वो कहीं ना कहीं छुपा बैठा है। जिस तरीके से अफ्रीका को चाइना सपोर्ट कर रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, क्या भारत को वैश्विक मंदी के चलते एक बड़ा जो है मुसीबत झेलनी पड़ सकती है एक्सपोर्ट अर्निंग्स के लिए? और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जिसकी प्रोटेक्शन खत्म हो गई है इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ, उसका क्या होगा? गिरीश जी। नहीं, देखिए, हम लोगों ने आगे भी डिस्कस करा, आप लीडर हो ब्रिक्स की मीटिंग के इस वक्त, अब डीडॉलराइजेशन की आप बात भी कर रहे हो कि हम उसके फेवर में नहीं है, हम तो भाई डॉलर भी चलाएंगे और हम भी चलाएंगे। तो ये आप समझ लो कि आप अपनी कब्र खोद रहे हो। कल अगर अभी आप देखिए जैसे भी ऑयल का सप्लाई चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ईरान युआन में पेमेंट ले रहा है, ईरान अपनी लोकल करेंसी में पेमेंट ले रहा है, डॉलर का वहां से पत्ता कट चुका है। अब अगर कल युआन पे प्रेशर आ गया, रशिया और ये जो दोनों पेमेंट करवा रहे हैं वो अगर अपनी अपनी करेंसी में डिमांड करेंगे और अफ्रीका का डील जो है वो बाकायदा चाइनीज और रशियन करेंसी में शुरू हो जाएगा, तो वेयर इज डॉलर नाउ? तो आप इसको डॉलर को बचा के करोगे क्या और आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो आप अगर आइसोलेट हो रहे हो, क्योंकि आपने एक गलती पहले भी करी है कि बीआरआई में जब आपको ऑफर दिया गया था आपने बीआरआई का विरोध किया था, ये सोच के कि मुंद्रा से हाइफा का जो पूरा रूट चल रहा है यूरोप के लिए वो हमारे लिए बहुत स्ट्रांग होगा। हमने ये नहीं सोचा था कि यूरोपियन करेंसी भी बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाली है, क्योंकि अभी मल्टीपोलर करेंसीज आ रही हैं। पेमेंट की सिस्टम में जब तक अमेरिका की दादागिरी थी, कभी पेट्रो डॉलर था और स्विफ्ट था, वो दोनों कोलैप्स हो गया। अब तो ऑनलाइन रियल टाइम पेमेंट्स हो रही हैं सबकी, अपने यूपीआई की जैसे हो रही है, सबकी हो रही है, सब अपनी अपनी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। तो आपका सिचुएशन अभी भी अगर आप नहीं सुधर पा रहे हो या आप रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, या आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि एक आदमी की वजह से 140 करोड़ आदमियों की जिंदगियां अभी बिल्कुल फसड़े में जा रही हैं, तो हु इज गोइंग टू चेंज दिस? तो आपको ही समझना पड़ेगा कि अब तो या तो यू हैव टू, अभी मैंने किसी लोकल चैनल पे भी बोला कि भाई अगर आरएसएस और ये इतने ही बड़े देशभक्त हैं तो दे शुड इमीडिएटली चेंज अ लीडर हु इज बीइंग ब्लैकमेल्ड। एक आदमी के लिए 140 करोड़ आदमी क्यों भुगत रहे हैं? दे शुड ब्रिंग इन अ मैन जिसपे अमेरिका दबदबा नहीं क्रिएट कर सकता है, देन ही शुड स्टार्ट नेगोशिएटिंग। आपने चाइना को लाल आंख दिखाने के चक्कर में आपने सब किया, आपने पावर बांग्लादेश को देने की बात करी, आपने किसी भी रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन नहीं किया। आप तो यूरोप भी, एफटीए तो ये मिसनोमर है बहुत बड़ा, एफटीए कर दिया, बड़ा पॉम्प शो कर दिया, बड़े आपने एडवर्टाइजमेंट लगा दिए, लेकिन उसको लागू होने में अभी 1 साल बाकी है, वो 27 में लागू होगा। क्योंकि नाटो में इतना इजी नहीं है, सारे की सारी उनकी 23 लैंग्वेजेस में वो एग्रीमेंट ट्रांसलेट होंगे, उसमें ऑब्जेक्शंस आएंगे, फिर वो रेज होंगे।
आपने सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए बोल दिया कि ये ड्यूटी कम हो गई, नहीं हो गया, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू इफेक्ट बिफोर 1 ईयर। तो एफटीए आप चाइना की जो कंपेयर करें, चाइना ने एट ए स्ट्रोक बोल दिया कि 1 मई से टैरिफ 0 एंड द प्रोग्राम स्टार्ट्स। आपका तो वो नेटो के साथ इतना फास्ट एग्रीमेंट है ही नहीं। तो आप बिल्कुल वो पब्लिक के कन्विंसिंग के लिए या आपकी मार्केटिंग के लिए जो आप बोल रहे हो सही है, लेकिन पीपल शुड नो कि भाई इतना जल्दी एफटीए यूरोपियन यूनियन से नहीं आ रहा है। और आएगा कब? जब वो अपना इकोनॉमिकल पहले स्टेबल कर पाएंगे। अभी तो हाल फिलहाल वो अपने गैस और पेट्रोलियम के चक्कर में ही घूम रहे हैं, क्योंकि वो लाएंगे कहां से? उनके पास रशिया के अलावा कोई ऑल्टरनेट है नहीं। शिप से अगर आप ला रहे हो तो आपको समुद्र में अब दिक्कतें हैं। साउथ अफ्रीका को भी आप डरा रहे हो। अभी इन्होंने एक नया गेम और शुरू कर दिया कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। अभी सडनली फ्रांस has started disturbing अफ्रीका अगेन। वो केनिया में घुस गया 800 ट्रूप्स लेके, बोले मैं एग्रीमेंट करता हूं आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो अभी इंग्लिश, क्रिश्चियन और मुस्लिम अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में फूट डाल के ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर इंग्लिश कंट्रीज को जो है, क्रिश्चियन कंट्रीज, उसको हम लोग ताबे में लें। अभी जब भी बुर्किना फासो, चिली और माली ने इकट्ठा करके उन्होंने साहिल स्टेट बनाया और वो अच्छे से अपना काम कर रहे थे, तो कल से फिर मालूम पड़ा वहां पे बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। लकीली दिस टाइम रशिया इज देयर, तो वो उनके सामने काउंटर कर पा रहे हैं और ये फाइट होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने में अमेरिका का उसके और कोई हेतु होता ही नहीं है। ही डजंट वांट एनीबॉडी टू ग्रो एक्सेप्ट हिम एंड इजराइल। अब ये खुले में आ गया है, तो अफ्रीका भी रिटेलिएट करेगा। चाइना विल डेफिनेटली गेट इनटू, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में लगा हुआ है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगाए हैं। और उसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के लोन्स हैं दैट आर मच मोर इजी देन विदाउट राइडर्स, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देते हैं, वो आप पे रूल नहीं करते हैं। तो अभी जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की लोन्स हैं, तो अफ्रीका विल हैव टू नाउ फाइनली डिसाइड कि वेदर ये वापस यूरोपियंस को आने देंगे कॉलोनी बनाने के लिए या नहीं। जर्मनी वापस नामीबिया जा रहा है, केनिया में फ्रांस जा रहा है, साहिल में कल घुसा है, तो दे आर अगेन ट्राइंग टू डिस्टर्ब। लेकिन अभी ऐसा होगा कि वर्ल्ड विल हैव टू फाइनली डिसाइड एंड कट देम शॉर्ट टू साइज कि भाई अब आप अपना ठीक है चलते रहो जैसे, नहीं तो एवरी इकोनॉमी विल बी अगेन डिस्टर्ब। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये बहुत ही फास्ट चेंजेस हैं, और हम लोग अगर उसमें इस वक्त में अपना डिसाइड नहीं करेंगे। कल कहीं से एक मैसेज आया था कि किर्गिस्तान एक बहुत छोटा सा कंट्री है जो बिल्कुल टूरिज्म पे चलता है। वो आपके एक ही उसका बॉर्डर रशिया से लगता है। वहां पे 10 कंट्रीज हैड ए सीक्रेट मीटिंग। उसमें रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड चाइना तो थे, लेकिन उसमें जो झंडे लगे हुए थे उसमें किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और बेलारूस भी थे, ऐसा माना जाता है। तो व्हाट वाज दैट सीक्रेट मीटिंग? तो आप जैसे ईरान अपना खुल के पॉलिसी बता देता है, यूएई ने अपनी खुल के पॉलिसी बता दी, एज ए कंट्री व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ समबडी? आप बोलिए कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, आपसे जो बंद पड़ा करो। तो वी आर इनटू ए वेरी हॉट स्पॉट। अगर यहां से हम निकल के अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो 140 करोड़ की इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट से दुनिया डरनी चाहिए, वहां पे हम लोग दुनिया से डर रहे हैं। तो आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद अवर पॉलिसी इंटरनेशनल। या तो उनके पास कोई अच्छा एडवाइजर नहीं है, किसी की मानना नहीं चाहते, सीधा सा हिसाब है। लेकिन अब इतना तो समझ में आता है एक अनपढ़ आदमी को कि पूरी दुनिया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हो गई है, तब आप कहां बैठे हो? जी बिल्कुल, चाइना अफ्रीका का जो प्रपोजल है दिस वर्क्स अगेंस्ट वेस्टर्न प्रोटेक्शनिज्म प्रिंसिपल। इसमें लोकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अक्रॉस द ग्लोबल साउथ। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चाइना डबल्स डाउन एज ग्लोबल साउथ लीडरशिप व्हाइल इंडिया डिपेंड्स ऑन द वेस्ट। मतलब हमारा झुकाव जो है वो वेस्ट की तरफ हो गया है, जबकि वेस्ट इस समय कमजोर है। और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो भारत कह रहे थे, मोदी साहब कई बार कहते थे कि मैं ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेकर आया हूं यूरोप और अमेरिका में, वो ठेकेदारी में ही रह गए। और चाइना जो है वो अफ्रीका में कंसेशंस भी ले गया और अपने कटिंग टैरिफ ऑन गुड्स करके उन्होंने अपने एग्री और जो मशीनरी और केमिकल्स के जो उनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो उनको इनपुट्स चाहिए, जो रेयर अर्थ चाहिए, उसमें भी उसका जो है एक तरीके से दबदबा हो गया है। यूरोपियन यूनियन का मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कई बार ये कहा जाता है कि लॉजिस्टिक्स बैरियर्स बहुत सारे हैं, स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए, लॉजिस्टिक्स मीट होने चाहिए, सर्टिफिकेशन है। और एक बहुत बड़ा यूरोपियन यूनियन का प्रॉब्लम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, CABM। ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को मार्केट गेन करने के लिए रोक सकता है। तो जो प्रोटेक्टेड सेक्टर्स हैं यूरोप के, वो भी भारत के अगर हाथ में नहीं आएंगे तो इवेंचुअली क्या चाइना कुड लीव इंडिया बिहाइंड इन स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका? मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि जो अफ्रीका में एक स्क्रैम्बल किया है चाइना ने, और भारत ने अपने सारे जो गोटियां हैं वो वेस्ट और अमेरिका के पास डाल दी हैं, इससे भारत की चाइना 1+1 पॉलिसी को आहत होगी, चाइना और आगे निकल जाएगा? आखिरी सवाल आपसे। नहीं, चाइना की बराबरी में तो हम शायद कर भी नहीं पाएंगे।
आप देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स माइनिंग में सिर्फ मैं आपको गिना दूं, जाम्बिया में इट हैज ऑलरेडी $6.8 बिलियन, लाओस में 5.25, इजिप्ट में 5.22, नाइजीरिया में $4.3 बिलियन। ये ऑलरेडी माइनिंग इन्वेस्टमेंट चाइना का वहां पे किया हुआ है। दूसरे कंट्रीज आप देखें तो जो डेप्थ में है, पाकिस्तान $27 बिलियन, अंगोला 21, श्रीलंका 8.85, इथियोपिया 7, केनिया $7 बिलियन। ये सारे ऑलरेडी चाइना के उसमें फाइनेंशियल रिच में हैं। ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ये जो यूरोपियंस जो अभी बहुत ज्यादा होशियार हो रहे हैं, उनका भी आप देख लीजिए तो जापान का $152 बिलियन अमेरिका के पास पड़ा। इनको सबको ये डर है कि वो फ्रीज करेगा, तो अब ये पहले कोशिश ये करेंगे कि भाई अपनी ट्रेजरी बॉन्ड से पैसे निकलवाओ, गोल्ड जो वहां पड़ा हुआ है। इवन गल्फ इज वरीड, क्योंकि गल्फ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, जो अगर कल डॉलर टूटता है तो उनकी रिकवरी में उनका 50% लॉस वहीं पे दिख रहा है। साउथ कोरिया में $147 बिलियन हैं, वो सेमीकंडक्टर्स और हेवी मशीन के लिए उनका ट्रेड उनके साथ चलता है। रशिया, जर्मनी, मलेशिया, नीदरलैंड, थाईलैंड, ये सारे के सारे चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं। तो अब इसमें बचता कौन है जो जाके अमेरिका के साथ बैठेगा? और हम लोग क्यों बैठेंगे जब हमारा उनसे कोई ट्रेड ही नहीं है? और हम लोग से जो आइटम ले रहा है वो ऐसी नहीं है कि उनको और कहीं से नहीं मिलेगा। तो हम लोगों में जो फार्मा की हमारी मोनोपोली थी, चाइना का इशारा या तो हम समझ नहीं पा रहे थे। चाइना में 2 साल पहले इशारा किया था कि 85% एपीआई जो अभी हम इंडिया को देते हैं, शायद 2 साल के बाद हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे होंगे। उसने आपके लिए खोला है। अभी हम लोग अफ्रीका गए थे तो वहां पे भी हम लोग जनरली ये पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया क्या है। तो पीपल हु नो द फ्यूचर, उन्होंने बोला कि जो सेक्टर चाइना छोड़ चुका है, अब वो छोटे इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आ रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ रहा है, माइनिंग में आ रहा है, रिफाइनिंग में आ रहा है। तो आप उनके जो छोटे एफएमसीजी सब्जेक्ट जो है उसमें आप आ जाइए, तो आपको चाइना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप कर सकते हो। और वहां पे उन्होंने सिस्टम्स भी चाइना ने उनको बहुत अच्छे से अडॉप्ट करा दिए कि जब तक ईस्ट टू डू बिजनेस नहीं होगा। अभी आप मेरे को बताइए कि एनआरआई अगर यहाँ आता है तो वो कहाँ जाके पहले एक ऐसी जगह में पूछेगा कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं किस स्टेट में करूं? वहां पे इन लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट कमीशन ही अपॉइंट करके रखा है। उसी की बिल्डिंग में 8 माले में सारे के सारे डिपार्टमेंट के नॉन पर्सन बैठे होते हैं। वहां पे कमिश्नर से आप मिलो तो उसी टाइम आपको वो डाइवर्ट कर देता है, उनका आदमी चलता है, वो बोलता है आप देख लो, इनसे बात कर लो। तो आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो, फिशिंग के लिए जा सकते हो, पावर के लिए जा सकते हो, और वो सारों को मिलके, तो आपने ईस्ट टू डू बिजनेस भी नहीं करा है। वाई आई शुड कम एंड इन्वेस्ट? आप देखिए हम लोगों का तो टैक्स टेररिज्म जो है वो तो अभी वेल नोन हो चुका है। एक ग्रो कंपनी का इंसिडेंट आप ले लो कि GROWW जो कंपनी आई थी, जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट इन्वेस्टर है, वो जब यहाँ पे आया तो उसने अपना प्रॉफिट दिखाया था 1800 करोड़। आपने उससे 800 करोड़ ये बोल के ले लिए कि भाई यहाँ पे आपको डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन, वन टाइम सर्टिफिकेट डोमिसाइल का, वो 800 करोड़ ले लेंगे। विच कंट्री इज इनक्लाइंड टू कम एंड, आप इनकलकेशन ही नहीं है कि आपके पास कोई इन्वेस्ट करेगा। मतलब आप क्या चाहते हो? आज आपने 1 लाख करोड़ डिक्लेयर कर दिए कि हम एआई के अंदर बच्चों को ट्रेन करेंगे। ये आपको 12 साल पहले करना था। जो 2 करोड़ की नौकरी आप बात करते हैं, आज 20 करोड़ लड़के शायद एआई में ट्रेंड होते और वो कहीं नौकरियां कर रहे होते। तो आपके पास ना तो प्लानिंग है, लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट कि भाई इस गवर्नमेंट को स्टेटों को कैसे हथियाना है, अपना कैसे दबदबा बढ़ाना है, सारी एजेंसियों को वहां लगा के रखा हुआ है। तो जब आपका इंटेंशन ही गलत है, आपको नेशनल इंपॉर्टेंस कहीं पर है ही नहीं, यू शुड हैव एक सेपरेट डिपार्टमेंट रख देते। आपने तो सब एप्स्टीन वालों को ही मिनिस्टर बना के रख दिया कि भाई यहाँ पड़े रहो, कहीं बकना नहीं जाके। अब वो पुरी भी बैठे हुए हैं। ये भी चाइना में बहुत बड़ा काम आया था मोदी साहब को, तो जयशंकर वहां बैठा हुआ। यू शुड हैव सम क्रीम पब्लिक देयर टू एडवाइज यू एंड वर्क ऑन दैट। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट एक दर्शकों के लिए भी सवाल छोड़े जाता हूँ। ट्रम्प साहब ने कहा था कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। उसके भी कई मायने हो सकते हैं। शायद हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कोड वर्ड्स में कैसी-कैसी बातें की जाती हैं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।